मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम EL 304 जिसके सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग, उसके यूनिट 2 के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, जिसका नाम है माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कि यूनिट 2 जो है हमारी वो है माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब्स। जो आज इसका लेक्चर है उसका टॉपिक है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। यानी कि क्लिस्ट्रॉन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो क्लिस्ट्रॉन में हमने देखा कि किस प्रकार से क्लिस्ट्रॉन में बंचिंग एवं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के आधार पर क्या हुआ, माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट हुआ। तो यही रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन भी उसका एक प्रारूप है। तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज अ स्पेशलाइज्ड लो पावर वैक्यूम ट्यूब यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। यह क्या है, एक स्पेशलाइज्ड लो पावर वैक्यूम ट्यूब है, अर्थात इसके द्वारा पावर कंजप्शन कम होती है एवं पावर प्रोडक्शन भी कम ही होती है। तो इट इज़ ए लो पावर वैक्यूम ट्यूब विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। यानी कि यह क्या है, एक प्रकार का ऑसिलेटर है जो लो पावर ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। प्रिंसिपल क्या है, यानी कि सिद्धांत क्या है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन का, यह वेलोसिटी एवं करंट मॉड्यूलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए कंस्ट्रक्शन आप इसके देख सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर आप देखिए केवल सिंगल कैविटी, यानी कि रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या है, सिंगल कैविटी होता है। RF इनपुट इसी में दिया जाता है और आउटपुट कहाँ से लिया जाता है इसका, आउटपुट यहाँ से ही लिया जाता है। तो RF आउटपुट यहीं से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आप ऑसिलेटर को जानते हैं, हमने ऑसिलेटर के बारे में इतना पढ़ा है कि ऑसिलेटर में इनपुट का नहीं दिया जाता, केवल DC सप्लाई देने से ही ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो RF आउटपुट हम यहाँ से क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। यह एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब, जिसके इस एंड पर आप देख सकते हैं कि एक एनोड है। एनोड के साथ साथ एक कैथोड है जिसको हीटिंग एलिमेंट से कनेक्ट किया गया है, और ये एनोड वोल्टेज है जो इस कैविटी को पॉजिटिव सप्लाई प्रदान कर रहा है, और एक वोल्टेज लगाया गया है बैटरी जो यहाँ पर कनेक्टेड है रिपेलर से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन में, एक तो कैविटी है जिसपे आउटपुट लिया जाएगा। यह कैविटी कैचर कैविटी एवं बंचर कैविटी, यानी कि बंचिंग पे इसी भी होगी और कैचिंग यानी कि आउटपुट भी इसी पर प्राप्त किया जाएगा। ये रिपेलर है जो रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसे नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ा गया है जिसका मान इस प्रकार से दर्शाया गया है। ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो ट्रेवल कर रही है इस वैक्यूम ट्यूब पर और रिपेलर तक पहुंचती है, फिर पुनः रिपेल होती है। तो आइए बारी बारी से इनके प्रत्येक जो है पॉइंट के प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए कैथोड एंड ए फोकसिंग एनोड दैट कंबाइनली एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन गन फॉर द ट्यूब। यानी कि जो कैथोड और फोकसिंग एनोड है वह इलेक्ट्रॉन गन को दर्शाते हैं। यह कैथोड क्या होगा, एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन बीम को, और जो फोकसिंग एनोड है वह उसे क्या करेगा, आगे की तरफ केंद्रित करेगा, जिससे वह ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ सके ये इलेक्ट्रॉन बीम। यह सिंगल कैविटी होती है इसमें, तो यह दोनों का कार्य करती है, जैसे कि बंचर का भी कार्य करेगी एवं कैचर कैविटी का भी कार्य करेगी। अंत में जो रिपेलर प्लेट है उसको बहुत ही अत्यधिक नेगेटिव वोल्टेज प्रदान किया जाता है, जिससे उस तक पहुंचने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह पुनः वापस क्या कर दिए जाते हैं, रिपेल कर दिए जाते हैं। अब बात करेंगे हम रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की वर्किंग के बारे में। देखिए इसकी वर्किंग समझने के लिए हम इसमें रिफ्लेक्स कुछ एजम्पशंस को लेंगे। तो सबसे पहला एजम्पशन लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट अ फ्री इलेक्ट्रॉन ER, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ER जो एनोड से पास होके निकल चुका है, पर उसके द्वारा कोई भी उसमें अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त वेलोसिटी उसके द्वारा वहन नहीं की गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ER जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो पास होके निकला है, जिसके द्वारा कोई भी अतिरिक्त क्या नहीं है, इसके बारे में अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त वेलोसिटी नहीं है, जो क्या होता है रिपेलर द्वारा वापस से क्या कर दिया जाता है, रिपेल कर दिया जाता है सेम वेलोसिटी के द्वारा। देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई रिफ्लेक्स इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ER,
जिस पे अभी कोई भी वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये आगे जाता है बिना किसी परिवर्तन के एवं रिपेलर तक पहुंचता है। और ये नेगेटिव वोल्टेज है रिपेलर का, ये इसे पुनः वापस क्या कर देता है, रिपेल कर देता है, यानी प्रतिकर्षित कर देता है। अब एक और हम इलेक्ट्रॉन लेंगे डबल ई, यानी कि ई हम जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन लेंगे ई, जो इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से पहले निकला था, ठीक है। और क्या हुआ, रिपेलर के पास पहले पहुंचा, पर यह रिपेलर के पास पहुंचा धीरे, मतलब रिपेलर से वापस रिपेल हुआ, परंतु यह रेफरेंस इलेक्ट्रॉन तक बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ई है, जो एक इलेक्ट्रॉन है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से पहले वाला, जिसकी जो गति है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से कम है। तो यह रिपेलर के द्वारा जो रिपेल हुआ, तो इस स्लो गति से क्या हुआ, पहुंचेगा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन तक। उसके बाद हमने एक और इलेक्ट्रॉन लिया जिसे हम लेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो देरी से चलेगा, परंतु इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसे हम नाम ले देते हैं ई एल। इसे हमने क्या नाम दिया, लेट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। और यह क्या होगा, ज़्यादा वेलोसिटी से मूव होगा रिपेलर के द्वारा, एंड रीचिंग द सेम टाइम एज ई आर एंड डबल ई। ज़्यादा वेलोसिटी के द्वारा आया है, परंतु ज़्यादा वेलोसिटी के कारण यह ई आर और डबल ई के पास उसी समय पर पहुंच जाएगा, क्योंकि परंतु लेट होने के कारण भी यह तेज गति होने के कारण यह जल्दी ई आर और ई के पास पहुंच जाएगा। नाउ दीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स नेमली ई आर, डबल ई एंड ई एल रीच द गैप एट द सेम टाइम फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रॉन बंच। अब देखिए, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की गति क्या थी, सामान्य गति थी, परंतु वो क्या था, रेफरेंस जो डबल ई यानी कि उससे पूर्व वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि ई डबल ई से पहले गया था और सामान्य गति के साथ गया, और रिपेलर के द्वारा रिपेल होकर पहुंचा यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ बंच बनना था। और जो डबल ई इलेक्ट्रॉन था वो उससे पहले निकला था स्लो वेलोसिटी के साथ, तो वह एक निर्धारित समय पर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा। और उसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉन, जो लेट इलेक्ट्रॉन था, वो क्या था, लेट निकला, परंतु उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने के द्वारा उसने एक तो डबल ई और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को, दोनों को क्या कर लिया, उनके पास पहुंच गया, जिससे बंच का उन्होंने क्या करा, एक निर्माण किया। यहाँ पर देखिए, ये रिपेलर द्वारा वापस रिपेल हुए तीनों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जाकर उन्हें बंच बना लिया, ठीक है। तो इस टोटल ट्रेवल टाइम को हमने क्या कहा, ट्रांजिट टाइम कहा, जिसका मान क्या होता है, ऑप्टिमम होता है। तो इस प्रकार से इसमें बंच की प्रक्रिया होगी प्रारंभ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सामान्य गति से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तेज गति से जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीमी गति से जाएगा। यह गति किस आधार पर निर्धारित होगी, जो वेलोसिटी है, यानी कि जो हमने डीसी वेव, यानी कि जो इनका ट्रेवलिंग टाइम है, उसके आधार पर इनकी वेलोसिटी निर्धारित की जाएगी। और ये जो रिपेलर द्वारा बार बार रिपेल होंगे, उसके आधार पर भी इनकी जो गति एवं जो समय में जो डिफरेंस होगा, ये प्राप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तीन इलेक्ट्रॉन का उदाहरण लेते हुए हमने ये देखा कि जो तीन इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक सामान्य गति से था वो, एवं तेज गति जो उसके बाद निकला, एवं एक इलेक्ट्रॉन जो उससे पहले निकला था कैथोड से, परंतु स्लो मूव होते हुए वो रिपेलर से वापस रिपेल होके आता है, परंतु एक समय पश्चात, जिसे हमने ट्रांजिट टाइम कहा, तो बंच बना लेते हैं। जो बंच है वो इस जगह पे इन्होंने बंच बनाया। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में बंच बनना प्रारंभ करेंगे। तो इसी आधार पर यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलेंगे, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स तेजी से प्रसारित होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स धीमी गति से रिपेलर की तरफ जाएंगे। रिपेलर उन्हें पुनः धकेलेगा वापस कैविटी की तरफ, जहाँ पर यह स्लो एवं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एवं जो सामान्य गति के इलेक्ट्रॉन्स हैं वह बंच बनाना प्रारंभ करेंगे, जिससे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के आधार पर, यानी कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन तो होगा ही सही, साथ के साथ ये बंच बनाने की प्रक्रिया से यहाँ पर करंट भी प्रवाहित होगा, तो इसमें करंट मॉड्यूलेशन भी होगा।
और ये जो एनोड कैविटी क्या होगा, एक्सीलेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, गैप पर हमें बंच मिलेंगे एवं एक समय पर न्यूनतम बंच मिलेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम एवं मैक्सिमम एवं मिनिमम इलेक्ट्रॉन बंच प्राप्त होगा, जो एक मैक्सिमम एवं मिनिमम पीक को दर्शाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, इसमें बंचिंग की प्रक्रिया होगी और इस प्रकार से जो है बंच बनने से हमें क्या मिलेगा, एक साइनोसॉइडल वोल्टेज प्राप्त होगा जो हाई फ्रिक्वेंसी होगा, यानी कि यह जो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन यानी कि वेलोसिटी में परिवर्तन, साथ ही साथ बंच में भी जो परिवर्तन होगा उसके द्वारा करंट में भी मॉड्यूलेशन होगा। तो यह दोनों सिद्धांतों पर कार्य करेगा एवं हमें क्या प्रदान करेगा, एक हाई फ्रिक्वेंसी बीम प्रदान करेगा साइनोसॉइडल रूप में। और जो इसमें ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम होगा उसका मान क्या होगा, ये होगा t बराबर n+3/4। तो ट्रांजिट टाइम डिपेंड करेगा एनोड एवं रिपेलर वोल्टेज पर। तो इस प्रकार से क्या होता है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में बंचिंग की प्रक्रिया होती है। एप्लीकेशन क्या क्या होगी रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की, यह रेडियो रिसीवर में काम में लिया जाता है, पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक्स में इसका उपयोग किया जाता है, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में इसका उपयोग किया जाता है और लोकल ऑसिलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोवेव रिसीवर में। और एज ए सिग्नल सोर्स वेर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी इज डिजायरेबल माइक्रोवेव जनरेटर में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाना है वहाँ पर रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये इसकी क्या है, एप्लीकेशन थी। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जो इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है, 1 से 20 गीगाहर्ट्ज तक होती है और ये 10 मिली वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक की पावर हमें क्या करता है, आउटपुट पावर प्रदान करता है। ट्यूनिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 5 गीगाहर्ट्ज से यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज जब उसकी पावर 2 वाट हो और 30 गीगाहर्ट्ज से 10 मिली वोल्ट पावर तक यह हमें ट्यूनिंग रेंज प्रोवाइड करता है। जो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 22.78% होती है। तो ये इसकी क्या थी, इसकी वर्किंग थी। और जो इसके रेफरेंसेस हैं इस वीडियो लेक्चर की वो क्या क्या हैं, आप इसे इलेक्ट्रॉनिक डेस्क से पता कर सकते हैं एवं ट्यूटोरियल पॉइंट से भी आप इसकी वर्किंग के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।